नमस्कार। आज हम शहरी भारत के प्रशासन की एक बेहद अहम कड़ी यानी नगर पालिकाओं पर थोड़ी गहरी पड़ताल करेंगे। हमारे सामने इससे जुड़ा एक दस्तावेज भी है और इसके जरिए हम समझेंगे कि भाई ये संस्थाएं बनती कैसे हैं, काम कैसे करती हैं, इनका इतिहास क्या रहा है और ये हमारे शहरों के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं। हम सब ने नगर पालिकाओं या नगर निगमों के बारे में सुना तो है ना? ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी भी हैं। पानी, सफाई, सड़कें। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि इनके काम करने का तरीका क्या है? चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं और इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। ये नगर पालिकाएं जिन्हें शहरी स्थानीय निकाय यानी अर्बन लोकल बॉडीज यानी यूएलबीज भी कहते हैं, आखिर हैं क्या ये? देखिए, ये शहरी इलाकों में स्वशासन की व्यवस्था है। मतलब इन्हें चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना। ये सिस्टम ये पक्का करता है कि शहर के लोग मतलब आम नागरिक वो फैसलों में सीधे तौर पर शामिल हो सकें। इससे क्या होता है कि शहरी विकास ज्यादा असरदार होता है और जवाबदेही भी बढ़ती है। और जहां तक मुझे पता है इन्हें बाकायदा संवैधानिक मान्यता भी मिली हुई है ना? शायद 1992 में एक संशोधन हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये एक बहुत बड़ा कदम था। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस संशोधन से संविधान में एक पूरा नया भाग IX A जोड़ा गया। अच्छा। हाँ, और इसका शीर्षक ही है नगर पालिकाएं। इसमें अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक हैं, जो इन निकायों से जुड़े सारे प्रावधान बताते हैं। और साथ ही संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची मतलब 12th शेड्यूल भी जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची। अच्छा, इसमें क्या खास है? इस अनुसूची में कुल 18 विषय या आप कह सकती हैं काम दिए गए हैं। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो नगर पालिकाओं को सौंपी गई हैं ताकि वो स्थानीय मुद्दों को ठीक से संभाल सकें। ये सूची एक तरह से उनकी शक्तियों, उनके अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों का दायरा तय करती है, जैसे शहरी प्लानिंग, सड़कें बनाना, पानी की सप्लाई देखना, साफ सफाई का ध्यान रखना, इस तरह के काम। समझ गया। अच्छा, और केंद्र सरकार के लेवल पर कौन से मंत्रालय इन शहरी निकायों के मामलों को देखते हैं? कोई एक मंत्रालय है या कई हैं? असल में मुख्य रूप से 3 मंत्रालय हैं। ज्यादातर शहरी निकायों के लिए तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय यानी MOHUA है। लेकिन अगर छावनी बोर्ड मतलब कैंटनमेंट बोर्ड्स का मामला है तो वो रक्षा मंत्रालय देखता है, MOD। ओके। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके संदर्भ में गृह मंत्रालय यानी MHA की भूमिका होती है। ठीक है। अब अगर हम इनके इतिहास पर नजर डालें तो क्या ये शहरी स्वशासन का जो विचार है ये कोई नया है या इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं? देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन की सोच तो बहुत पुरानी है। मतलब प्राचीन काल से ही इसके कुछ संकेत मिलते हैं। लेकिन एक औपचारिक संस्था के तौर पर जैसा हम आज देखते हैं उसकी शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई और ये सफर काफी लंबा और सच कहूं तो दिलचस्प रहा है। तो इस सफर के कुछ अहम पड़ाव क्या रहे? कुछ खास घटना है? हाँ, जरूर। देखिए, पहला बड़ा कदम तो 1688 में मद्रास, जो अब चेन्नई है, वहां उठाया गया। भारत का पहला नगर निगम वहीं बना। अरे वाह, 1688 में? हाँ, फिर 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में भी ऐसे निगम बने। लेकिन जो असली मोड़ आया वो था 1882 में लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव। इसे अक्सर स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, ऐसा क्यों? उसमें क्या खास था? खास इसलिए था क्योंकि रिपन के प्रस्ताव में पहली बार स्थानीय बोर्डों में चुने हुए गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत पर जोर दिया गया था और उन्हें ज्यादा वित्तीय स्वायत्ता मतलब पैसों के मामले में ज्यादा आजादी देने की बात कही गई थी। अच्छा। यह स्थानीय लोकतंत्र की दिशा में एक बहुत अहम सोच थी उस वक्त। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी मानते हैं। हालांकि ये कोशिशें उस समय पूरी तरह कामयाब नहीं हुई, पर एक दिशा तो तय हो ही गई थी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी कई कदम उठे। 1907 में विकेंद्रीकरण पर एक रॉयल आयोग बना, उसने अपनी रिपोर्ट दी। फिर आया 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसने स्थानीय स्वशासन को एक हस्तांतरित विषय बना दिया। हस्तांतरित विषय मतलब इसे प्रांतीय मंत्रियों के अधीन कर दिया गया।
फिर 1935 के अधिनियम ने इसे पूरी तरह से प्रांतीय विषय ही बना दिया। और आज़ादी के बाद? आज़ादी के बाद तो केंद्र सरकार ने स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए कई समितियां बनाई। बलवंत राय मेहता समिति या शौक मेहता समिति, कई थी। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो 1992 में ही आया, 74th संविधान संशोधन के रूप में। इसने आखिरकार इन शहरी स्थानीय निकायों को एक संवैधानिक दर्जा दिया और एक मजबूत ढांचा भी। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पूरा इतिहास दिखाता है कि भारत में सत्ता को जमीनी स्तर तक पहुंचाने, मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की कोशिशें लगातार चलती रहीं। बिल्कुल। वैसे इसी ऐतिहासिक विकास के क्रम में एक और संस्था का जिक्र करना भी जरूरी है, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद, मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, ये कब बनी थी और क्या काम था इसका? इसका गठन 1954 में हुआ था, राष्ट्रपति के आदेश से, संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत। ये मूल रूप से एक सलाहकार निकाय थी। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में ये शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की स्थानीय सरकारों के मामले देखती थी। लेकिन 1958 के बाद से इसका काम सिर्फ शहरी स्थानीय सरकार के मुद्दों तक ही सीमित रह गया। और इसके अध्यक्ष केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री होते हैं। ये एक तरह से केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बनाने का मंच था। ठीक है, तो इतिहास और केंद्रीय भूमिका समझने के बाद अब वापस 74वें संशोधन पर आते हैं। क्या इस संशोधन ने सभी शहरी क्षेत्रों के लिए एक ही तरह की नगरपालिका का प्रावधान किया है? इसमें कुछ फर्क है? नहीं, एक जैसा नहीं है। संशोधन में क्षेत्र के आकार और उसके चरित्र के आधार पर 3 तरह की नगरपालिकाओं की व्यवस्था की गई है। पहला है नगर पंचायत। ये उन इलाकों के लिए है जो आप कह सकती हैं गांवों से शहर बनने की प्रक्रिया में है, मतलब संक्रमणकालीन क्षेत्र। अच्छा, ट्रांजिशनल एरिया। हाँ, बिल्कुल। दूसरा है नगर परिषद। ये छोटे शहरी इलाकों के लिए होती है। और तीसरा है नगर निगम, जिसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी कहते हैं। ये बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए स्थापित किए जाते हैं। और ये कैसे तय होता है कि कौन सा इलाका संक्रमणकालीन है, कौन सा छोटा शहरी या कौन सा बड़ा शहरी? इसका कोई फॉर्मूला है? ये तय करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को दिया गया है। राज्यपाल कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, जैसे उस इलाके की आबादी कितनी है, आबादी का घनत्व मतलब डेंसिटी क्या है, वहाँ स्थानीय प्रशासन को राजस्व कितना मिलता है, कितने लोग खेती के अलावा दूसरे कामों में लगे हैं, उस जगह का आर्थिक महत्व क्या है, वगैरह वगैरह। इन सब कारकों के आधार पर ही वर्गीकरण किया जाता है। क्या इसमें कोई अपवाद मतलब एक्सेप्शन भी है? मान लीजिए कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ फैक्ट्री वगैरह ही सब कुछ चला रही हो। हाँ, एक अपवाद है बिल्कुल। अगर कोई ऐसा शहरी क्षेत्र है जहां नगरपालिका सेवाएं जैसे साफ सफाई, पानी वगैरह किसी औद्योगिक इकाई द्वारा ही दी जा रही हैं, अच्छा, तो राज्यपाल उस क्षेत्र को औद्योगिक टाउनशिप यानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर सकते हैं। ऐसी जगह पर फिर अलग से नगरपालिका बनाने की जरूरत नहीं होती। इससे क्या है कि काम का दोहराव नहीं होता। समझ गया। अब जरा इन नगरपालिकाओं की बनावट यानी इनकी संरचना पर बात करते हैं। इनमें कौन लोग होते हैं, सदस्य कैसे चुने जाते हैं? देखिए, हर नगरपालिका में सदस्य होते हैं और ये सदस्य सीधे उस इलाके के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। चुनाव के लिए पूरे नगरपालिका क्षेत्र को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें हम आम तौर पर वार्ड कहते हैं। हाँ, वार्ड तो सुना है। हाँ, तो हर वार्ड से एक सदस्य चुनकर आता है। इन सदस्यों के अलावा आमतौर पर एक अध्यक्ष भी होता है, जिन्हें प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन कहते हैं। और इन चुनावों में हिस्सा लेने के लिए मतलब उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या तय की गई है? संविधान का अनुच्छेद 243V है। उसके मुताबिक नगरपालिका का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 साल का होना जरूरी है। ठीक है। क्या सीधे चुने हुए सदस्यों के अलावा भी कोई और सदस्य हो सकते हैं, जैसे सरकार किसी को नॉमिनेट कर दे? हाँ, ऐसी व्यवस्था भी है। राज्य का विधानमंडल अगर चाहे तो कुछ और लोगों को भी नगरपालिका में प्रतिनिधित्व दे सकता है। जैसे पहला तो ऐसे लोग जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव हो। अच्छा, एक्सपर्ट्स। हाँ, एक्सपर्ट्स कह सकती हैं। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि ऐसे मनोनीत सदस्यों को बैठकों में वोट देने का अधिकार नहीं होता। दूसरा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के वो सदस्य मतलब एमपीज और एमएलएज जिनका चुनाव क्षेत्र पूरी तरह या उसका कुछ हिस्सा उस नगरपालिका इलाके में पड़ता है। और तीसरा,
राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के वो सदस्य, मतलब आरएस मेंबर्स और एमएलसीज, जो उस नगरपालिका क्षेत्र के वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। और अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? क्या वो भी सीधे जनता चुनती है, जैसे मेयर का चुनाव होता है कहीं कहीं? अध्यक्ष के चुनाव का तरीका वो राज्य का विधानमंडल तय करता है। ये तरीका अलग अलग राज्यों में या नगर पालिकाओं के प्रकार के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अच्छा। कहीं पर अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करती है, तो कहीं चुने हुए सदस्य ही अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं। ठीक है। अब नगर पालिकाओं के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या इनमें समितियों, मतलब कमिटीज की भी व्यवस्था होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। खासकर बड़ी नगर पालिकाओं के लिए तो ये जरूरी भी है। कानून ये कहता है कि जिन नगर पालिकाओं की आबादी 3 लाख या उससे ज्यादा है, उनके इलाके में वार्ड समितियां, वार्ड कमिटीज बनाई जाएंगी। वार्ड समितियां? हाँ, एक वार्ड समिति एक वार्ड के लिए भी हो सकती है या एक से ज्यादा वार्डों को मिलाकर भी बन सकती हैं। इन समितियों की संरचना कैसी होगी, इनमें सदस्य कैसे चुने जाएंगे, ये सब तय करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है। वार्ड समितियों के अलावा भी कोई और समितियां हो सकती हैं, जैसे कोई फाइनेंस कमेटी या हेल्थ कमेटी? हाँ, हो सकती हैं। राज्य विधानमंडल वार्ड समितियों के अलावा दूसरी जरूरत के हिसाब से अन्य समितियां बनाने का प्रावधान भी कर सकता है। मतलब अलग अलग काम देखने के लिए विशेष समितियां बनाई जा सकती हैं और इन समितियों के अध्यक्ष नगरपालिका के सदस्य हो सकते हैं। अब बात करते हैं कार्यकाल की। एक नगरपालिका कितने समय के लिए चुनी जाती है? 74वें संशोधन अधिनियम ने हर नगरपालिका के लिए उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 साल का एक निश्चित कार्यकाल तय किया है। 5 साल, ठीक है। क्या इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है? मतलब डिसॉल्व कर सकते हैं? हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियां हों तो कार्यकाल पूरा होने से पहले भी नगर पालिका को भंग किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भंग होने के 6 महीने के अंदर अंदर नई नगर पालिका के लिए चुनाव कराना जरूरी है। इस बिंदु पर एक अहम सवाल उठता है। मान लीजिए कोई नगर पालिका अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले से 3 साल में ही भंग कर दी जाती है, तो जो नई नगर पालिका चुनकर आएगी उसका कार्यकाल कितना होगा? क्या उसे पूरे 5 साल मिलेंगे? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई नगर पालिका समय से पहले भंग होती है तो उसके बाद जो नई नगर पालिका बनती है वो केवल बची हुई अवधि के लिए ही काम करती है। अच्छा। हाँ, मतलब उसे उतने ही समय के लिए कार्यकाल मिलता है जितने समय के लिए मूल यानी जो भंग हुई नगरपालिका थी वो काम करती अगर वो भंग ना हुई होती। तो उस केस में सिर्फ 2 साल मिलेंगे? हाँ, बिल्कुल। उसे पूरे 5 साल का नया कार्यकाल नहीं मिलता। और एक और जरूरी बात, किसी नगरपालिका को भंग करने से पहले उसे अपनी बात रखने का यानी सुनवाई का एक उचित मौका दिया जाना चाहिए। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत लागू होता है। कार्यकाल के अलावा प्रतिनिधित्व में सामाजिक न्याय का भी ध्यान रखा गया होगा। क्या सीटों में आरक्षण, मतलब रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था है? जी हाँ, बिल्कुल है। 74 संशोधन अधिनियम आरक्षण का भी प्रावधान करता है। हर नगरपालिका में अनुसूचित जातियों यानी एससीएस और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटीज के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं और इन सीटों की संख्या उस नगरपालिका क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात में तय होती है। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए भी आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान है। अधिनियम ये कहता है कि नगरपालिकाओं में कुल सीटों में से कम 1/3 यानी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 1/3? हाँ, और इसमें एससी और एसटी महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो भी शामिल हैं। ये आरक्षण व्यवस्था फिलहाल अनुच्छेद 334 के तहत 2030 तक जारी रहेगी। क्या अध्यक्ष के पदों पर भी आरक्षण लागू होता है, चेयरपर्सन की पोस्ट पर? हाँ, राज्य विधानमंडल चाहे तो नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के पदों को भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित कर सकता है। इसके अलावा अधिनियम राज्य विधानमंडल को ये अधिकार भी देता है कि वो अगर चाहें तो पिछड़े वर्गों मतलब ओबीसीज के लिए भी किसी नगर पालिका में सीटों या अध्यक्ष के पद के आरक्षण का प्रावधान कर सके। ये सारे प्रावधान स्थानीय स्तर पर समावेशी प्रतिनिधित्व यानी सबका साथ सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हुई संरचना और प्रतिनिधित्व की बात। अब आते हैं इनके काम पर। नगर पालिकाओं की शक्तियां और कार्य क्या होते हैं, मतलब इन्हें क्या करने का अधिकार है? देखिए, असल में राज्य विधानमंडल का काम है नगर पालिकाओं को वो शक्तियां और अधिकार देना जो उन्हें स्वशासन के संस्थाओं के तौर पर प्रभावी ढंग से काम करने के लिए जरूरी हो।
इसमें किस तरह के काम शामिल है, क्या लिस्ट है कोई? हाँ, मुख्य रूप से 2 तरह के काम हैं। पहला तो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना, और दूसरा राज्य सरकार या दूसरी संस्थाओं द्वारा सौंपी गई योजनाओं को लागू करना। इसमें वो सभी 18 कार्य भी शामिल हैं जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था, जो 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं। अच्छा, वो 18 आइटम्स? हाँ, जैसे कि शहरी वानिकी मतलब अर्बन फॉरेस्ट्री, पर्यावरण का संरक्षण करना, झुग्गी झोंपड़ी सुधार, सार्वजनिक सुविधाएं देना, ये सब। ये काफी व्यापक दायरा है इनके कामों का। जाहिर है इतने सारे काम करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती होगी। नगरपालिकाओं की आय के स्रोत क्या हैं? इन्हें पैसा कहाँ से मिलता है? फंडिंग कैसे होती है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं को कई तरीकों से वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए अधिकृत कर सकता है। एक तो वे कुछ खास तरह के कर यानी टैक्सेस, शुल्क यानी ड्यूटीज, टोल और फीस लगा सकती हैं और उन्हें वसूल सकती हैं। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स बहुत कॉमन है, पानी का बिल है। हाँ। दूसरा, राज्य सरकार जो टैक्स या शुल्क लगाती और वसूलती है, उनका कुछ हिस्सा नगर पालिकाओं को सौंपा जा सकता है। तीसरा, राज्य की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स एंड एड मिल सकता है। और चौथा, नगर पालिकाओं को जो भी पैसा मिलता है उसे जमा करने और खर्च करने के लिए विशेष निधियां यानी फंड्स बनाने का प्रावधान भी राज्य विधानमंडल कर सकता है। क्या इसमें राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी कोई भूमिका है? वो पंचायतों के लिए तो सुना था। हाँ, बिल्कुल है। 73वें संशोधन जो पंचायतों से जुड़ा था, उसी के तहत हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यही आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करता है। अच्छा, दोनों के लिए एक ही कमीशन? हाँ, आमतौर पर वही आयोग दोनों के लिए काम करता है। ये आयोग राज्यपाल को सिफारिशें देता है कि राज्य सरकार और नगर पालिकाओं के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा कैसे हो, कौन से टैक्स या शुल्क नगर पालिकाओं को सौंपे जाएं और उन्हें कितना अनुदान दिया जाए। ये सिफारिशें नगर पालिकाओं के वित्तीय सेहत के लिए बहुत अहम होती हैं। हालांकि ये बात भी सच है और अक्सर सुनने में आती है कि व्यवहार में नगर पालिकाओं के पास फंड्स की कमी रहती है, जो उनके प्रभावी कामकाज में एक बड़ी चुनौती बनी रहती है। ये तो है। अच्छा, योजना बनाने की बात हुई थी। क्या पूरे जिले या महानगर के स्तर पर योजना बनाने के लिए भी कोई व्यवस्था है? क्योंकि शहर तो जिले का हिस्सा होता है। हाँ, 74वें संशोधन में इसका भी बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। 2 तरह की समितियां बनाने की बात है। पहली है जिला योजना समिति यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डीपीसी। हर राज्य में जिला स्तर पर एक डीपीसी बनाने का प्रावधान है। इसका काम क्या है? इसका काम होता है जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को इकट्ठा करना, उनको कंसोलिडेट करना और फिर पूरे जिले के लिए विकास योजना का एक मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार करना। अच्छा, मतलब ये पंचायतों और नगर पालिकाओं की प्लानिंग को जोड़ती है। हाँ, बिल्कुल। इसकी संरचना कैसी होगी, सदस्य कैसे चुने जाएंगे और इसके काम क्या होंगे, ये सब राज्य विधानमंडल तय करता है। दूसरी समिति है महानगर योजना समिति यानी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, एमपीसी। ये किसके लिए? ये उन क्षेत्रों के लिए है जिन्हें महानगर क्षेत्र यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया गया है। मतलब जहां की आबादी 10 लाख या उससे ज्यादा है। बड़े शहरों के लिए? हाँ, बड़े शहरों के लिए। हर महानगर क्षेत्र में एक एमपीसी होगी जिसका काम उस पूरे मेट्रो एरिया के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करना और फिर उसे राज्य सरकार को भेजना है। डीपीसी की तरह ही एमपीसी की संरचना, चुनाव और कार्यों का निर्धारण भी राज्य विधानमंडल ही करता है। तो हमने संरचना, कार्य, वित्त, योजना, आरक्षण, कार्यकाल सब पर बात कर ली। अब अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो संक्षेप में इन नगर पालिकाओं का महत्व क्या है? ये क्यों इतनी जरूरी है हमारे शहरी सिस्टम के लिए? देखिए, भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सरकार के तीसरे स्तर के रूप में नगर पालिकाओं का महत्व बहुत गहरा और बहुआयामी है। कई कारण हैं। सबसे पहले तो ये विकेंद्रीकरण को हकीकत बनाती हैं। पावर और जिम्मेदारियां केंद्र और राज्य सरकारों से हटकर स्थानीय स्तर पर आती हैं, लोगों के करीब। दूसरा, ये भागीदारी बढ़ाती हैं। शहरी नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सीधे शासन और विकास के कामों में शामिल होते हैं। इससे लोकतंत्र जमीनी स्तर पर मजबूत होता है।
तीसरा, ये जवाबदेही तय करती हैं। जब फैसले स्थानीय स्तर पर लिए जाते हैं और लागू किए जाते हैं तो प्रशासन स्थानीय लोगों के प्रति ज्यादा जवाबदेही बनता है। लोग सीधे सवाल पूछ सकते हैं। सही बात है। चौथा, ये संवेदनशीलता लाती हैं। स्थानीय सरकार लोगों के ज्यादा करीब होती हैं, इसलिए वो उनकी जरूरतों और उम्मीदों को बेहतर समझ सकती हैं और उनके प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती हैं। पांचवा, ये सेवा वितरण और विकास को बेहतर बनाती हैं। स्थानीय निकाय सार्वजनिक सेवाओं जैसे सफाई, पानी, सड़कें, इनको ज्यादा कुशलता से पहुंचा सकते हैं और शहरी विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं। बिल्कुल। और छठा, ये नेतृत्व तैयार करती हैं। ये संस्थाएं जमीनी स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व उभरने का एक बेहतरीन मंच प्रदान करती हैं। यहीं से भविष्य के नेता तैयार होते हैं। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि नगर पालिकाएं शहरों के बेहतर प्रबंधन और विकास के लिए एक ज्यादा लोकतांत्रिक, ज्यादा नजदीकी और अगर सब ठीक चले तो ज्यादा असरदार तरीका मुहैया कराती हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमने समझा कि नगर पालिकाएं भारत में शहरी लोकतंत्र और विकास की नींव रखने वाली संवैधानिक संस्थाएं हैं। इनका एक लंबा इतिहास है, एक तयशुदा ढांचा है जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विशेष कार्य हैं, वित्तीय व्यवस्था है और योजना बनाने की भूमिकाएं भी शामिल हैं।